हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आकांक्षा त्रिवेदी और हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर था कौन सा? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। क्या नाम है चैप्टर का? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो हमने जब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि एग्जैक्टली नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है नेशनलिज्म, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं नेशनलिज्म को, कौन कौन से ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ था। हम आगे उसी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, सो राजा राम मोहन रॉय जी के जो सोशियो रिफॉर्म्स थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, अब हमें वो देखना है। तो देखिए, सोशियो रिफॉर्म पायोनियर इनको बोला जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर थे जो कि सोशियो रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। तो ये कौन से रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, हम वो देखते हैं। अपोज द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम चल रहा था, ठीक है, आपके एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया के पार्ट में हम देखें तो आपका कास्टिज्म बहुत ज्यादा राइज था। तो कास्टिज्म जो चल रहा था उसको इन्होंने क्या किया था? एबॉलिश किया था, उसके अगेंस्ट में थे ये। ठीक है, सेकेंड थिंग, लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ सती एंड पर्दा सिस्टम। जो आपका सती सिस्टम चल रहा था और जो आपका पर्दा सिस्टम चल रहा था, लाइक जो आपकी जो मैरिड वुमेन्स होती थी वो पर्दा लेकर के चलती थी। ठीक है, तो जो पर्दा सिस्टम था उनके ये अगेंस्ट में थे, उनको ये बंद करने में बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे। अब देखिए, कंडेम पॉलीगमी। पॉलीगमी क्या होता है? पॉलीगमी का मतलब होता है जब एक इंसान, एक मैन मोर देन वन वुमेन से शादी करता है, ठीक है, या एक वुमेन मोर देन वन मैन से शादी करे, तो दोनों ही फैक्टर में आप पॉलीगेमी बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलीगेमी बहुत ज्यादा चलता था, एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, तो ये चीजें बहुत सालों से चलती आ रही थी। तो इन्होंने पॉलीगेमी को भी कंडेम किया, पॉलीगेमी इनके हिसाब से सही नहीं थी। सेकेंड थिंग, चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट द राइट ऑफ विडो टू रीमैरी। जो चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे चल रही थी उसके भी ये अगेंस्ट में थे। ठीक है, और विडो रीमैरिज को ये रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो विडो रीमैरिज है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पास्ड अ लॉ इन 1829। इन्होंने 1829 में एक लॉ पास किया, मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल, जिसमें क्या हुआ, जो सती सिस्टम है अब अगर उसकी कोई प्रैक्टिस करता है तो वो इलीगल होगा। ठीक है, एंड पनिशेबल बाय द लॉ, और अगर वो कोई करते हुए मिलता है तो वो क्या होगा उसके साथ में, तो वो पनिश होगा। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट, ये वुमेन्स राइट के बहुत बड़े सपोर्टर थे, एंड एडवोकेटेड वुमेन्स राइट टू इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी, और इनके अकॉर्डिंग जो वुमेन है उन्हें प्रॉपर्टी राइट भी मिलना चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये सोशल बेसिस पे कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना काम कर रहे हैं। अब आगे देखिए, पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। इंडियन जर्नलिज्म को लाने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, कौन? राजा राम मोहन रॉय। अब देखिए, बिलीव्ड इन द पावर ऑफ प्रेस। क्यों लेकर के आए थे? क्योंकि इनको बिलीव था कि क्या पावर हो सकती है एक प्रेस की। अगर एक प्रेस है तो वो कहां से किसी सोसाइटी को किस लेवल से किस लेवल तक लेकर के जा सकता है। ठीक है, तो स्प्रेड अवेयरनेस, किस बेसिस पर? अवेयरनेस को स्प्रेड करने में, अवेयरनेस को फैलाने में, एंड ब्रिंग सोशल चेंज। और सोशल चेंज, अगर कोई आपको सोशल चेंज लाना है तो आपके पास न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इन सबको स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर लोगों तक वो पहुंचेगा ही नहीं तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा। पब्लिश एंड एडिटेड मेनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब इन्होंने क्या किया, अब न्यूज़पेपर्स तो थे नहीं उस टाइम पे, तो इन्होंने न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया, जर्नल्स को पब्लिश किया। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया था। इनको सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं आती थी, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। अब देखिए, कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स थे जो इन्होंने पब्लिश किया था। तो फर्स्ट, संवाद कौमुदी।
कौन सी न्यूज़पेपर था? संवाद कौमुदी, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1821। कौन सी लैंग्वेज में हुआ था? तो वो हुआ था बंगाली में, ठीक है। सेकेंड न्यूज़पेपर मिरात उल अकबर, जो कि कब पब्लिश हुआ था? 1822 में पब्लिश हुआ था। और कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था आपका पर्शियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये एक मैगजीन है जो कि पब्लिश की थी इन्होंने, कब की थी? तो 1821 में की थी। और कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश की थी? तो ये पब्लिश हुआ था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, डिफेंडेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड अपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिकेशंस। अब जो भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ रहा था या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे न्यूज़पेपर में, ये एकदम उसके अगेंस्ट में थे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एडवोकेट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की बात करने वाले ये फर्स्ट ऑफ द मेंबर थे। इनिशिएटेड पब्लिक एजिटेशंस फॉर डिमांडिंग पॉलिटिकल एंड अदर राइट्स। इन्होंने डिमांड की थी पॉलिटिकल राइट्स की, ठीक है। डिमांडेड द अबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग मोनोपोलीज एंड हैवी एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स। जो इंडियन गुड्स थे उस पे जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी, ठीक है, और जो मोनोपोली राइट थी, डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग मोनोपोली, जो ट्रेडिंग मोनोपोली चल रही थी कि वही सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, उसको इन्होंने खत्म करने की बात की। सेकेंड थिंग, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स, जो इंडियन गुड्स थे उस पर जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही थी उसको रोकने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है। advocated separation of executive and judiciary, judicial equality and Indianization of the superior services। अब देखिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर है अभी भी चलता है, तो उस टाइम पर भी सेम आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने की इन्होंने बात की थी। सेकेंड थिंग, जो जुडिशियल इक्वालिटी है और इंडियनाइजेशन है, ठीक है, उसकी बात की थी कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस को भी क्या मिलना चाहिए? रोल मिलना चाहिए, उनका भी हाथ होना चाहिए। डिमांडेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ द स्पीच। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है? जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, जो भी जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, उनके पास प्रॉपर फ्रीडम होना चाहिए कि वो कुछ भी पब्लिश कर सके। अब कुछ भी पब्लिश कर सके इन द सेंस कि जो भी आपके उस टाइम पे चीज़ें चल रही होती थी, जैसे अब ब्रिटिशर्स अगर कोई इनजस्टिस कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो उसके बारे में अगर न्यूज़ देना चाह रहे हैं तो वो पब्लिश कर सके, उनके पास ये फ्रीडम हो। तो ये फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उस स्पीच की भी फ्रीडम नहीं थी उस टाइम पर, और उसकी ये डिमांड करते थे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ज्योतिबा फुले, आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। अब ज्योतिबा फुले कौन थी, कौन थे, क्या इनका रोल था, ये हम देखते हैं। ओके, सो हम देखते हैं जो ज्योतिबा फुले हैं, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम ज्योतिराव फुले था, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था आपका 11 अप्रैल 1827 में। और कहाँ पे हुआ था? तो इनका हुआ था पुणे में। कहाँ ये बॉर्न हुए थे? तो ये बॉर्न हुए थे पुणे में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा जो आपकी वुमेन हैं उनके लिए बहुत काम किया था, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए काम किया था, ठीक है। तो इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर कहा जाता है। अब देखिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, मैंने वही चीज बोला कि वुमेन के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। अब हम देखते हैं क्या क्या काम किया था, क्या क्या चीजें इन्होंने की थी। तो फर्स्ट, वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड अपोज द आइडिया दैट वुमेन वर इंफीरियर टू मेन। ये जो आइडिया चल रहा था ना कि जो वुमेन है वो क्या है, मेन से नीचे हैं, तो उस आइडिया को ये अपोज करते हैं और ये बोलते हैं, मतलब ये बिलीव करते हैं इक्वालिटी में कि मेन और वुमेन दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, प्रमोट वुमेन एजुकेशन। अगर आपको इक्वालिटी दिखानी है तो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो इन्होंने यही काम स्टार्ट किया। इन्होंने क्या करा, सबसे पहला स्कूल पुणे में स्टार्ट किया था वुमेन के लिए, ठीक है।
प्रमोट वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे, एंड सोशल इक्वालिटी, और सोसाइटी में मेन और वुमेन दोनों बराबर हो उसके मतलब उसके लिए बात करते थे, उसके लिए उसको प्रमोट करते थे ये। अब देखिए इन 1848 अलोंग विद हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले, तो इनकी वाइफ का क्या नाम था, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो अलोंग विद हिज वाइफ स्टार्टेड वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे, वही चीज मैंने बताया, वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल पुणे में इन्होंने अपनी वाइफ के साथ सावित्रीबाई फुले जी के साथ में स्टार्ट किया था, ठीक है। किसके लिए स्टार्ट किया था, तो वुमेन के लिए स्टार्ट किया था। ओपन मोर स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड अनटचेबल्स, वही चीज मैंने बोला था, अनटचेबल्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया था और गर्ल्स के लिए बहुत काम किया था, तो इन्होंने और भी बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए फॉर हुम, फॉर वुमेन एंड फॉर अनटचेबल्स। वुमेन के लिए इन्होंने स्कूल्स और बहुत से स्कूल्स ओपन किए थे, और किसके लिए स्कूल्स ओपन किए थे, तो अनटचेबल्स के लिए किए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, सपोर्टेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो मूवमेंट चल रहा था विडो रीमैरिज को लेकर के, तो इन्होंने उसमें सपोर्ट किया था, ठीक है। वर्कड थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनके एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने अपनी थ्रू आउट हिज होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने इन चीजों पे काम किया था। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए उन्होंने क्या किया था वो देखते हैं। वर्क टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में सब बराबर होने चाहिए। सेकेंड थिंग, wanted to liberate the depressed and lower classes from exploitation। अब जो लोअर क्लासेस होते थे ना बेटा, उस टाइम उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो इन्होंने उसके लिए भी काम किया था कि वो भी क्या हो, मतलब वो भी फ्रीली रह सके, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है। बिलीव दैट एजुकेशन वॉज अ की टू सोशल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये मानते थे कि अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप क्या प्रोवाइड कराएं, आप लोगों को क्या करें, तो आप लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। तो एजुकेशन क्या था आपका, वॉज अ की टू सोशल चेंज, अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेड पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड डिग्निटी थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू लोगों को उनके राइट समझाते थे, ठीक है, कि उनकी क्या अधिकार हैं, ठीक है। कास्ट स्ट्रक्चर, कास्ट स्ट्रक्चर क्या था, कंसिडर्ड द कास्ट सिस्टम एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्लेवरी, ठीक है, सोशल स्लेवरी, ओके। सो अब आप बताइए, मैंने जैसे बोला कि कंसीडर द कास्ट सिस्टम एज एन एग्जांपल ऑफ सोशल स्लेवरी, ठीक है, कास्ट सिस्टम को क्या क्या एग्जांपल बोला गया, तो सोशल स्लेवरी का। तो अब पहले तो हमें ये जानना होगा कि एग्जैक्टली स्लेवरी क्या होती है, ठीक है। स्लेवरी दैट मीन्स स्लेव्स, गुलामी, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम को क्यों बोला गया, ऐसा क्या हो रहा था, तो जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उन्हें जो ऐसे काम होते थे जैसे आप क्लीनिंग हो गया, ठीक है, वो सब करने पे मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था, ठीक है। और जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो उन कामों को इंफीरियर मानते थे। तो ये आपके जो ज्योतिबा फुले थे उसके ये अगेंस्ट में थे, ठीक है। अब देखिए, क्रिटिसाइज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, तो कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में थे कि आप डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हो और किसके बेसिस पे कर रहे हो, तो वो कास्ट के बेसिस पे कर रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं सही थी। अब देखिए, इन इज फेमस बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी जो उनकी बुक है उस पे उन्होंने जो लोअर कास्ट के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ था, जो उनसे काम करवाए जाते थे, जितना उनको जो फोर्स किया था, तो वो सारी चीजें मेंशन की थी। डिस्क्राइब द हार्डशिप फेस बाय लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट है उन्होंने कितनी मुश्किलें फेस की है, वो सारी चीजें आपकी गुलामगिरी में मेंशन्ड है, ठीक है। फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी, तो ये जो भी अनटचेबिलिटी है और सोशल इनइक्वालिटी है उसके अगेंस्ट में ये हमेशा से लड़ते आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सोशल जस्टिस फॉर लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के लिए हमेशा लड़ते थे कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है।
फाउंडेड द सत्य शोधक समाज सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट सीकर, और उसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, तो उन्होंने सत्य शोधक समाज को स्टैब्लिश किया, ठीक है। और ये कब किया था, तो आपका ये किया था 1873 में। कौन सी ईयर में किया था, तो 1873 में इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। वर्कड फॉर द राइट एंड वेलफेयर ऑफ लोअर कास्ट, इसमें क्या हो रहा था, जो भी लोअर कास्ट थे उनके राइट के लिए, ठीक है, काम किया जा रहा था। अपोज सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट के बेसिस पे जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके ये अगेंस्ट में थे, ठीक है, उसको ये अपोज करते थे। इनकरेज सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है। अब देखिए, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, दैट मीन्स ऐसी कम्युनिटी जिसमें लोग ज्यादा हैं, किसी जैसे जनरल हो गया, तो उसमें अब जनरल कम्युनिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनकरेज सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी। अब ये क्या बिलीव करते थे कि अब चाहे कोई कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड हो या फिर क्या हो, कम हो, ठीक है, तब भी आपको क्या करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो चीज ज्यादा कम्युनिटी में लोग हो, चाहे उस कम्युनिटी में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कम हो, सबको फिर भी क्या होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। आई थॉट आपको ये क्लियर हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या इफेक्ट्स हुए थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के, किसमें, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में, ठीक है। जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी उसमें ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स चल रहे थे उनका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, क्या रोल था उनका। तो रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का दोबारा से रिवाइवल हो गया, ठीक है। कौन कर रहे थे, तो अब देखिए जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, इन्होंने जो इंडियन कल्चर है और जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसके बारे में बताया है कि उसकी क्या ग्रेटनेस है, ठीक है, उनकी क्या वो मेन उसका रोल है। ओके, so this created self respect, confidence and national pride among Indians. so Indians के अंदर national pride emerge हो गया, उनके अंदर confidence आने लग गया, self respect आने लग गया, ठीक है। अब देखिए इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, अब ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे इनकी वजह से लोगों के अंदर ब्रदरहुड, यूनिटी डेवलप होने लग गई, ठीक है, भाईचारा की जो उनकी बोल सकते हैं कि ये फीलिंग इमर्ज होने लग गई थी, ठीक है। अब देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, सो वुमेन का क्या रोल होने लग गया था। तो पहली बात तो जो सावित्रीबाई फुले थी उनकी वाइफ थी और वही सबसे ज्यादा जो वुमेन्स के लिए वर्क कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफॉर्मर्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड राइट, वुमेन की एजुकेशन और उनके राइट्स के लिए जितने भी रिफॉर्मर्स आए थे उन सब ने काम किया था कहीं ना कहीं, ठीक है। वुमेन बिकेम मोर अवेयर एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सोशल एंड नेशनल मूवमेंट, जो भी सोशल मूवमेंट हो रहे थे, जो भी नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, उसमें जो वुमेन थी ना वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, तो जो भी रिफॉर्मर्स थे वो ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहे थे, कोई भी ब्रिटिश रूल को प्रमोट नहीं कर रहा था, ठीक है। जो उनका डोमिनेंस था, जो ब्रिटिश डोमिनेंस चल रहा था, उन सबके अगेंस्ट में थे, ठीक है। रिफॉर्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। स्वामी दयानंद सरस्वती गेम द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे ना उन्होंने क्या स्लोगन दिया, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडियंस के लिए क्या है, इंडिया है, ठीक है। देश उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो देश है वो हमारा है, ठीक है, इंडियंस का है, उस पर कोई भी बाहरी आकर के, कोई भी ब्रिटिशर्स हैं ये आकर के रूल नहीं कर सकते हैं। इंस्पायरिंग नेशनलिस्ट फीलिंग, अब जब इन्होंने बोला इंडिया फॉर इंडियंस, उससे क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो डेवलप होने लगी लोगों के अंदर। क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोसाइटी, एक न्यू सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ। रिफॉर्म मूवमेंट्स promoted a society free of discrimination based on caste, creed and religion. ऐसी सोसाइटी को फॉर्म करना चाह रहे थे जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, कास्ट, क्रीड, कलर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी रहे। सेकेंड थिंग,
दे इनकरेज यूनिटी, इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, तो यूनिटी डेवलप हो, इक्वालिटी बने, तो ये सारी चीजें इन सबके क्या थे, इफेक्ट थे, किसके, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के। अब देखिए रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का क्या रोल था, तो पहली बात तो मेनी न्यूज़पेपर्स स्टार्टेड द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो सेकेंड हाफ सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी थी, उसमें स्टार्ट हुए थे। कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, तो हिंदू हो गया आपका, बंगाली हो गया, ट्रिब्यून हो गया, अमृत बाजार पत्रिका हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट्समैन। तो ये न्यूज़पेपर्स थे जो कि स्टार्ट हुए थे ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, अब इनका क्या रोल था वो देखते हैं। spread ideas of patriotism, liberty, freedom, equality and self rule। तो देशभक्ति की भावना लोग के अंदर बढ़ने लग गई थी। ठीक है, और क्या हो रहा था, लिबर्टी, लॉज, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, उसके लोगों के अंदर ज्ञान लग गया था कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमें खुद से लॉज फॉर्म करने हैं, इसलिए कि वो प्रॉपरली क्या कर सके, लोगों को जितने भी काम है वो सारी चीजें कर सके प्रॉपरली, कोई इन पर कंट्रोल ना करे। फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, सेल्फ रूल, कोई दूसरा उन पर रूल ना करे, वो खुद से अपने ऊपर रूल कर रहे हैं, अपना काम वो खुद कर रहे हैं। डेवलप नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग इंडियंस, इंडियंस के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होने लग गया, इमर्ज होने लग गया। क्रिटिसाइज द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनजस्ट पॉलिसीज थी वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, कौन, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में इनके अगेंस्ट में चीजें लिखी जा रही थी। एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था उसका एग्जैक्टली नेचर क्या था, वो क्यों आए थे, वो एक्सपोज हो रहा था। ठीक है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो कंट्री के। ठीक है, उनके आइडियाज क्या हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। असिस्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट थे इनकी वजह से, न्यूज़पेपर्स की वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ, उनकी बहुत हेल्प हुई, बहुत ज्यादा उनकी जो ग्रोथ हुई थी मूवमेंट्स की, वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि लोगों के अंदर वो सारी चीजें पहुंच रही थी कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या हमारी कंट्री में हो रहा है इस समय। मेड इंडियंस अवेयर ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स एंड मॉडर्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो भी वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे थे, लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था, क्रीमियन वॉर हो रही थी, इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता चल रहा था। ठीक है, encourage people to formulate their own opinions and programs for national progress, जो नेशन की प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, क्या हो रहा था, जो भी ओपिनियंस थे लोगों के, जैसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, उनके जो ओपिनियंस थे वो लोगों तक पहुंच रहे थे। तो ये सारे क्या थे, प्रेस के कंट्रीब्यूशन थे। अगर प्रेस ना होती तो लोगों तक ये सारी चीजें ना पहुंच पाती। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड द प्रेस प्लेड अ वाइटल रोल इन अवेकनिंग नेशनल कॉन्शियसनेस एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी एंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। और उसके बाद में क्या हुआ, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ। इसी की वजह से जो आपका प्रेस स्टार्ट हुआ, जो जितने भी सोशल रिफॉर्म्स थे, लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई कि अब हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम अपना थर्ड चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक के लिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो।